सुनिए, आज ज्योग्राफी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े हुए थे, संसाधन की प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग संसाधन को कंप्लीट करेंगे। फिर संसाधन का जो अलग अलग है, जैसे जल संसाधन है, भूमि संसाधन है, मृदा संसाधन है, अलग अलग तरह का संसाधन, उसके बारे में तब हम लोग फिर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। संसाधन चूंकि ये बड़ा चैप्टर है तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में जाने थे। संसाधन क्या है? तो इस पृथ्वी पे उपलब्ध हर वो चीज जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाता है। पानी हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो एक संसाधन हुआ। भूमि हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो एक संसाधन हुआ। पहाड़ संसाधन हुआ, पर्वत संसाधन हुआ, ये ऑक्सीजन संसाधन हुआ। वृक्ष संसाधन है, फसल संसाधन है, यहाँ तक कि मानव के द्वारा बनाया गया सामान वो भी संसाधन। ये कपड़ा संसाधन हुआ जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये टेलीफोन, ये सब का सब संसाधन है जो मानव की जरूरतों को पूरा करता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना? तो संसाधन तो आप लोग को जान ही रहे थे। संसाधन जो है वो दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक मानव के द्वारा जो बनाया हुआ संसाधन, जिसको हम लोग कहते हैं मेन मेड संसाधन, और एक प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है संसाधन। मानव के द्वारा क्या बनाया गया है? तो स्वेटर बनाया गया, टेबल बनाया गया, लैपटॉप बनाया गया है, तो फराक बनाया गया है, देखो कितना सब चीजें, घर बनाया गया, कुर्सी बनाया गया है ना। और नेचुरल क्या है? फल फूल सब्जी है ना, गोभी, ये सब क्या है बाबू? आपका नेचुरल है। एक आपका यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये किनके द्वारा बोला गया है? जिमरमैन के द्वारा बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? संसाधन होते नहीं, बनते हैं। इसका मतलब हुआ, आप बहुत सारी चीजों को देखिएगा। जैसे हम नीचे पृथ्वी को खोद करके निकाले लोहा का अयस्क। अयस्क क्या है? तो किसी भी धातु का अशुद्ध रूप है, वो गंदा है, कचरा मिला हुआ उसमें, आपको देगा, आप फेंक दीजिएगा। लेकिन उसी को मनुष्य के द्वारा साफ सुथरा करके, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका बना दिया गया धातु का प्लेट, बर्तन, ये कुछ बना दिया गया, तो फिर वो आपके लिए उपयोगी हो गया। तो इसीलिए बोलता है कि संसाधन होते नहीं है। वो भी था लेकिन आपके लिए उपयोगी नहीं था, वो फेंक रहे थे आप उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी लगा दे, ये थोड़ा सा मानव अपना बुद्धि लगा दे, तो वो उपयोगी हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है संसाधन होते नहीं, बनते हैं। किनके द्वारा कहा गया? जिमरमैन के द्वारा कहा गया। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अच्छा बात है। उसके बाद देखिएगा, अब संसाधन के महत्व को लिखे। संसाधन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है। पेड़, उसी पेड़ से कपड़ा भी हो जाता है। पेड़ का छाल होता है सेल्यूलोज, कपड़ा भी सेल्यूलोज का बना होता है। वही पेड़ के छाल से, वही पेड़ से हम लोग क्या करते हैं? कागज भी बनाते हैं। यस, यू नो। वही पेड़ हम लोग को खाने के लिए फल भी देता है, लकड़ी भी देता है, बहुत सारा चीज देता है। तो कहने का मतलब संसाधन का क्या महत्व है? तो संसाधन का निम्नलिखित महत्व है। पहला, ये आर्थिक विकास का साधन है। बहुत लोग किसान है, किसान क्या करता है? तो ये क्या करता है? कृषि किया। अब कृषि किया तो कृषि एक संसाधन है, और उसी संसाधन का, कृषि संसाधन नहीं है, कृषि से जो निकला वो संसाधन, वस्तु संसाधन है, अनाज। और उसको वो बेचेगा, उससे डायरेक्ट उसको पैसा आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो आर्थिक विकास अपना किया, किसको बेच करके? संसाधन को बेच करके। हाँ, ये ना, बहुत लोग बहुत सारा चीज उगाता है। जैसे दूध भी तो संसाधन है, उससे आदमी आइसक्रीम बना के बेच रहा है, कोई पनीर बना के बेच रहा है, कोई कुल्फी बना के बेच रहा है, कोई दही बना के बेच रहा है, कोई ऐसे दूध ही बेच दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हम लोग का आर्थिक विकास का क्या है? साधन है। राष्ट्र की उन्नति संसाधन पर निर्भर करती है। अगर कोई देश है, उस देश के पास बहुत सारा संपदा है, संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, लो अयस्क है, धातु है, एल्युमिनियम है, बहुत सारा है। तो बताओ, वो तो आराम से खनन करेगा, उसको बेचेगा, कितना आसान हो जाएगा। हाँ, ये ना होगा कि नहीं? जैसे झारखंड में क्या है? कोयला है, बिहार में कृषि है। तो झारखंड में कोयला है, कितना बढ़िया, कोयला निकालेगा, बेचेगा, वो अलग बात है। उससे लॉस भी, अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसका क्या लाभ है, उसका क्या हानि है, लेकिन उससे आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं उस राज्य का। आपके घर में अगर कुछ ऐसा चीज है जिसको आप निकाल करके आप बेच सकते हैं, प्रोड्यूस करके आप बेच सकते हैं, उससे आपका विकास होगा कि नहीं? उसी तरीके से अगर किसी राष्ट्र में संसाधन बहुत ज्यादा परिपूर्ण मात्रा में होगा, तो उससे क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट
होगा। तो राष्ट्र की उन्नति में संसाधन भी निर्भर करता है, संसाधन का योगदान। अमेरिका के पास बहुत संसाधन है, बहुत अच्छा है। देखिए कोयला हम लोग के पास भी है, कोयला उसके पास भी, लेकिन हम लोग के पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उन लोग के पास बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। तो ये एडवांटेज हो गया, महंगे में बेचेगा उसको। हाँ ये ना। अगला क्या है, मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधन से होती है। हाँ, हमको फोन चाहिए, संसाधन फोन है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमको कपड़ा चाहिए, संसाधन कपड़ा है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो मानव जो है ना, अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। तो संसाधनों का महत्व ये भी हुआ कि ये मानव की जरूरतों को पूरा करता है। अगला क्या है, उद्योगों का आधार। अगर कोई कपड़ा उद्योग, उसको चाहिए क्या, अगर गंजी बनाता है उसको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ से मिलेगा, कृषि से, संसाधन है ये। तो उद्योग को संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई छड़ की कंपनी है, टाटा स्टील, तो उसको चाहिए लोहा, कार्बन, ये तो संसाधन है। तो उद्योग भी टिका हुआ है किसके ऊपर, संसाधन के ऊपर। किसके ऊपर टिका है, संसाधन के ऊपर टिका हुआ है। उसको नहीं आएगा वो संसाधन तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। कार बनाने वाली कंपनी क्या है, अगर उसको प्लेट नहीं आएगा, स्टील का चदरा नहीं आएगा, टीना का चदरा नहीं आएगा, तो वो कार का स्ट्रक्चर बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो वही कार की कंपनी ठप। तो कहने का मतलब यह है कि उद्योगों का आधार भी क्या है, आपका संसाधन है। पर्यावरण संतुलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पर्यावरण को संतुलित करने में भी हम लोग का योगदान देती है। आगे हम लोग देखते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति से प्राप्त सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कृषि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, भूमि हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानव खुद एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यही मानव के द्वारा जो वस्तु का निर्माण किया गया है, अपने बुद्धि का यूज करके, अपने विवेक का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे मोबाइल बनाया, मोबाइल चला जाएगा मानव निर्मित संसाधन में। कपड़ा चला जाएगा मानव निर्मित संसाधन में। लकड़ी क्या है, प्राकृतिक, लेकिन लकड़ी से बनाया और टेबल क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, क्योंकि मानव अपना विवेक का उपयोग कर रहा है। उसी लकड़ी से कोई बना दिया पलंग, पलंग क्या हो गया, मानव निर्मित में हो गया। समझ में आ रहा है क्या, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई। हम लोग संसाधन का वर्गीकरण किए हैं, तो वर्गीकरण का कुछ ना कुछ आधार होता है। तो संसाधन का वर्गीकरण का कुछ आधार है। पहला, हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार से बांटे, जैव और अजैव। जो चीज सजीव है उसको हम लोग किस में रखे हैं, जैव संसाधन में। किस में रखे हैं, हम किस में हैं, आप किस में हैं, घोड़ा, हाथी, बैल, बकरी, बोतू, सिंह, शेर, हिरन, गीदड़, भेड़, बकरी, जैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन में क्या आएगा, ये पेन, मार्कर, रिमोट, टीवी, ये सब क्या होगा, अजैव संसाधन होगा। पेड़ पौधा क्या होगा, जैव संसाधन होगा। तो जो जो सजीव है वो जैव संसाधन, जो निर्जीव उसे उपयोगिता के आधार पर भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। उपयोगिता का मतलब जिसको उपयोग करे खत्म हो जाए, तो वो नवीकरणीय, वो नया नहीं हो सकता, खत्म हो गया। अब कोयला एक बार खत्म किए, हवा पिए, एक बार खत्म हो गया तो तुरंत थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, वो नवीकरणीय है। वो नवीकरणीय मतलब वो नया नहीं हो सकता है, नन न्यू, क्या कहते हैं, नन न्यूमरेबल है, मतलब वापस न्यू नहीं हो सकता है। हाँ ना, वापस इसको हम नया नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह का, जो नया हो सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय, और जो नया नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे, ओ नवीकरणीय कहेंगे। कोयला क्या है, ओ नवीकरणीय। पेट्रोलियम क्या है, ओ नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय है, वो तो नवीकरणीय होते रहता है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है। हाँ ना। चलिए अगला है स्वामित्व के आधार पर, किस पर आपका अधिकार हो, उसके आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, जमीन हो गया, हाँ ये ना, कुआं हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। लेकिन किस पर किसी समुदाय का हो, जैसे कि मंदिर है तो हिंदू समुदाय का उस पर अधिकार है, चर्च है तो नहीं, चर्च है तो क्रिश्चियन, हाँ ना। अब अगर मस्जिद है तो मुस्लिम समुदाय का अधिकार है, तो वो सब सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। ये कोई तालाब हो गया, खासकर अगर आप ही अपना जमीन में तालाब क्या कहते हैं कोड़वा लिए तो किसमें जाएगा, व्यक्तिगत, किसमें चला जाएगा। लेकिन अगर कोई मंदिर का तालाब है तो वो किसमें जाएगा, समुदाय। अगर वो तालाब, तालाब नहीं, अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्र संसाधन या राज्य के संसाधन बोल सकते हैं इसको।
और अगर कोई समुद्र है, महासागर है, तो वो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? तो भारत के सीमा से 200 किलोमीटर तक का जो भी क्षेत्र है, उसको हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपवर्जीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? वही क्षेत्र में भारत जाकर के मछली पालन कर सकता है। वो क्षेत्र के अंदर अगर कोयला मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए, कुछ भी मिले, वो भारत का होगा या उस देश का होगा जो देश के बगल में है। और 200 किलोमीटर से बाद का जितना भी क्षेत्र है, ये खुला समुद्र, ये किसी के बाप का नहीं है। हाँ, ये ना, वहां पर कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर भारत अपना सुरक्षा रखेगा, अपना जो करना करते रहेगा। बात समझ में रहे क्या? कोई दिक्कत है क्या? उसके अंदर हिलेगा तो भारत पूछ सकता है कि भाई काहे आया है इधर। उधर कोई कुछ नहीं बोल सकता, उधर से पार हो जाएगा, टप जाएगा। ना टैक्स ले सकता है, ना कुछ ले सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, विकास के आधार पर होता है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी का मतलब क्या हुआ? जिसका संभावना हो। चलिए, अब यहां पे देखिए, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब तो हम बता दिए आपको। से संभावी देखिए किसको कहेंगे? अभी जिसका उपयोग अभी हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी संभावना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग के पास खनिज जो है वो है, लेकिन हिमालय के नीचे भी खनिज है, उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसकी संभावना है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन हो रहा उपयोग। हाँ ही ना? तो ये जो संभावित संसाधन है, ये भारत को ध्यान में रखते हुए बताया गया। हाँ ही ना? हर देश के लिए अलग अलग होगा। अभी हम लोग पवन ऊर्जा का ज्यादा यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेनमार्क में खूब यूज हो रहा है। हाँ ही ना? पवनों का देश कहा जाता है। किसका देश? पवनों का नहीं, पवनों का देश। पवना मतलब क्या होता है? दामाद। क्या होता है? दामाद। समझ में आया क्या? दामाद नहीं समझती है? दामाद नहीं समझती है रे? तुम्हारी दीदी है, दीदी का हस्बैंड दामाद आता है, तो कितना छोला भटूरा तो पूड़ी, अरे पकड़ लिया होकर, तो ना जी आजी लगेगा रे। तेरे मम्मी को दामादेन लगेगा? तेरे पापा का दामादेन होंगे? क्या तुम बात बोलती है? तुम पकड़ लिया, तुम्हारा दूल्हा क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दामाद। किसका? तुम्हारा? नहीं, मम्मी पापा किसका? हाँ, दामाद का खूब सेवा होता है। चलो अभी यहाँ ध्यान देना। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग, सौर ऊर्जा का दुकान अब काफी हद तक होने लगा, यूज होने लगा है। बात समझ में आ रहा है क्या? खैर चलिए, ए चलो आगे। अगला है बाबू विकसित संसाधन, जो विकसित हो चुका है। कोयला का यूज कर रहे हैं, आज यूज कर रहे हैं डेली दिन से। है ना? पानी से जो विद्युत निकाल रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं काफी दिन से, तो ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है। प्राकृतिक गैस का यूज कर रहे हैं, जल विद्युत का, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इसलिए डाला गया है क्योंकि भारत के कई सारे क्षेत्र में पवन ऊर्जा यूज होता है। समुद्री तट के आसपास, केरल के तरफ, जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा मात्रा है, वहां पे अभी भी यूज हो रहा है, हल्का फुल्का। बात समझ में आ रही है? इसलिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का तो खैर अब यूज होने लगा है हर जगह। हाँ ना? सौर ऊर्जा अभी भी देखिएगा, क्या कहते हैं, राजस्थान तरफ सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आगे बढ़ो भाई। अगला है बाबू भंडार संसाधन। भंडार संसाधन देखो क्या होता है बाबू? वैसा संसाधन जिसमें उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, बस भंडार करके रख दिए। जब टेक्नोलॉजी ऐसा आएगा तब हम उसका उपयोग करेंगे। बात समझ में रहेगा? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा समझ में आता है? हाँ, समझिएगा। आप लोग को मालूम है, ब्रह्मांड के प्रत्येक दो वस्तु के बीच में एक बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? और ये गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? पहला, दोनों के बीच का दूरी पर। अगर दूरी घटेगा ना तो बल का मान बढ़ जाएगा। बल का मान, जैसे दो चुंबक है, चुंबक को ढेर दूर रखना तो नहीं खींच पाएगा, ढेर सामने ले आओ तो एक दूसरे को खींच लेता है। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंडों के बीच में जो एक बल लग रहा है, वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अभी मेरे और आपके बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि ब्रह्मांड में तो हम लोग भी आते हैं, आए ना? मेरा स्पेन के साथ भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? तुम्हारे साथ भी क्या लग रहा है? तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, सबके साथ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ ना? तो ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसी तरीके से ये एक पृथ्वी है और ये एक चंद्रमा है। तो आपको मालूम है ना, पृथ्वी जो चंद्रमा का जो गति करता है, वो पूर्ण रूप से गोल नहीं, अंडाकार गति करता है। किस आकार का? अंडाकार। तो इस तरीके से पथ होता है, परवलय के आकार का पथ होता है, इस तरीके से। समझो मेरे बात को एकदम ध्यान से। है ना? अगर यहाँ पे पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ, और यहाँ पे मून है, तो इन दोनों के बीच का दूरी घट गया ना कि बढ़ गया? बकलोलवा, बढ़ गया रे, घट कैसे गया? ये दोनों का दूरी क्या है? ज्यादा है। लेकिन यही मून यहाँ पे रहेगा,
तो दूरी घट गया, दूरी घटेगा तो इस कंडीशन में बल का मान क्या होगा, ज्यादा, इस कंडीशन में बल का मान। तो अगर बाबू देखो इस कंडीशन में बल का मान ज्यादा होगा तो मून चाहेगा कि हम अर्थ को खींच ले और अर्थ चाहेगा मून को खींच ले। तो बताओ मून जब चाहेगा अर्थ को खींच ले तो कौन सी खींचाएगा, आप लोग हम लोग खींचाएंगे नहीं। तो सबसे जो बड़ा चीज, जैसे एग्जांपल लेते हैं लड़की लोग मार करती है तो सबसे ज्यादा बड़ा बाले होता है तो बाले पकड़ा जाता है, ला चुनरी पकड़ा जाएगा, ला हाँ ये ना, ये नहीं पकड़ाता है, यही सब पकड़ा जाएगा। अब क्या करें, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लड़की का मार को झोटा झोटी, हाँ ये ना। और लड़का में कालर निकला हो रहा तो काले ने पकड़ लिया, गर्दने पकड़ लिया, हाँ ये ना, हाथे पकड़ लिया, बाल पकड़ाएगा छूट जाएगा बाल, जिसका तो पकड़े को नहीं करेगा, बाल पकड़ाएगा नहीं, हाँ ये ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब मून जब अर्थ को खींचेगा तो जो बड़ा रहेगा वही ना पकड़ाएगा, हाँ ये ना। तो मून में सबसे अधिकांश भाग में क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। एक तिहाई भाग में बकलोलिया इधर देख लगे ओकरा देख करके मार कर रही है, एक तिहाई भाग में पानी है। तो पृथ्वी पे उपस्थित पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर उठ, आपको दिखेगा थोड़ी है, क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। जैसे समझो ये समुद्र है, ये समुद्र का तट है, ऐसे करके मार देते तट, पानी यहीं तक आता है, पानी कहाँ तक आता है, यही तट, फिर वापस चला जाता है, आता है वापस चला जाता है। लेकिन जब ज्वार भाटा आएगा, ज्वार का मतलब जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी घटेगा तो बल ज्यादा लगेगा। तो बल जब ज्यादा लगेगा ना तो मून क्या करता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर पृथ्वी घटना को पढ़ेंगे, तो मून क्या करता है कि पृथ्वी के पानी को अपनी तेजी से खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है। अभी नहीं खींच करके स्टोर लगा के पी लेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो खींच लेता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जो लहर यहाँ तक आ रहा था वो लहर अब यहाँ तक आने लगेगा, तो दूर आने लगेगा, क्या है, लहर ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठ गया तो ज्यादा दूर तक तय करेगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं ज्वार, क्या बोलते हैं, ज्वार। और जब दूर हो जाएगा तो लहर यहाँ तक ना आके पहले तक रह जाएगा, इसको कहेंगे भाटा, क्या बोलेंगे, यही दोनों मिल करके बनता है ज्वार भाटा, क्या बनता है, ज्वार भाटा बनता है। बात समझ में रहे क्या। तो बोलिएगा जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी घट जाता है तो बल बढ़ जाता है, जिस कारण से जो समुद्र का स्तर है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, समझ में आ रहा है क्या, जिस कारण से लहर अपने स्थान से आगे की ओर, स्थान से थोड़ा सा आगे की ओर लहर अपना जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या। ये घटना ज्वार कहलाता है, जब दूर हो जाता है तो बल का मान कम हो जाता है, जिस कारण से थोड़ा सा पीछे चल जाता है समुद्र, ये कहलाता है भाटा, क्या कहलाता है। ये घटना नदी में नहीं दिखेगा क्योंकि समुद्र बड़ा होता है, सब एक दूसरे से लिंक है, हाँ ही ना। इसीलिए जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, उसी तरीके से सब समुद्र आपस में क्या है, लिंक है। अलग अलग नाम भले दे दिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अलग अलग नाम जरूर दे दिए, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक ही है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये घटना ज्वार भाटा कहलाएगा। तो ज्वार भाटा से भी ऊर्जा निकलता है, क्या निकलता है, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को अभी हम लोग इकट्ठा करने का कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है। और आप लोग को मालूम है पृथ्वी कई सारे लेयर से मिलकर के बना है, जिसके अंदर का जो लेयर है बहुत ज्यादा गर्म है ना। जब अंदर का लेयर बहुत ज्यादा गर्म है, कई जगह पे पृथ्वी के अंदर दरार आ जाता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म लावा टाइप का निकलता है। तो उससे भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी ये टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है। भूगर्भीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। इसीलिए ये भंडार संसाधन में रखा हुआ स्टोर, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। इसी तरीके से तमाम कई तरह का चीज है, जैसे जैसे समुद्र का लहर, समुद्र का लहर भी तो है, उसके पास ऊर्जा है तब ना ये इधर उधर हो रहा है। उस ऊर्जा का भी हम लोग उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं, विद्युत निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, विद्युत। अभी हम लोग उतना बड़े लेवल पे उसका विकास नहीं किया, लेकिन फिर भी कई जगह उसका उपयोग होता है। लहर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विद्युत जनरेट करते हैं। क्या यूज करते हैं, विद्युत जनरेट करते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है क्या। तो खैर चलिए यहाँ तक, ये भंडार संसाधन में आएगा। अगला है बाबू संचित कोश संसाधन। क्या है बाबू, संचित कोश संसाधन, जिसका उपयोग हम लोग क्या किए हैं, अभी रखिए, ये भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। ये भी क्या, भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा है। भंडार संसाधन का उपयोग भी हम लोग भविष्य के लिए करते हैं, इसका भी उपयोग हम लोग कहाँ के लिए करते हैं, इसका अभी उपयोग क्या करते हैं, यूज होना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। खैर चलिए, ये भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। अगला देखिए, अब से यहाँ तक तो हो गया था। अब देखिए, अब हम लोग का जो है वो है संसाधन नियोजन। ये नियोजन क्या होता है कि नियोजन वर्ड सुनेंगे कई बार, आपका बात आएगा परिवार नियोजन का भी बात आता है। किस नियोजन का, परिवार नियोजन का। नियोजन का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि अब 10 को 12 को बच्चा पैदा कर दे, हाँ है ना। नियोजन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से। कहेगा क्या, समझदार बच्चा पैदा करे, अरे ये विवेकपूर्ण तरीका थोड़ी हुआ। कहने का मतलब जितना आपका क्षमता हो, आप जितने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सके,
उसी हिसाब से। अभी नहीं कि बिल गेट्स बहुत कर सकता है, अंबानी बहुत कर सकता है तो एक एक शहर बसा दे, ऐसा भी बात नहीं है। हाँ है ना, कहीं सुन न ले बवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? खैर चलो, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। देखिए, विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए किसी में बच्चा पैदा करने की क्षमता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा बच्चा की संख्या को बढ़ा दे। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आने वाले समय को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाला संतान की उत्पत्ति करना है। ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो हम पाल सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि आने वाला पीढ़ी जो है उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, जनसंख्या कहीं ज्यादा तो नहीं है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए सरकार इस चीज पे बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठाती है, परिवार नियोजन के ऊपर। है ना, परिवार नियोजित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस यू नो। तो खैर चलिए, पर्यावरण क्या कहते हैं, परिवार नियोजन ये नहीं, हम लोग को संसाधन नियोजन करना है। तो संसाधन में भी यही चीज है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये नहीं कि आप संसाधन है, आपको झारखंड के बगल में कोयला बहुत है, अब्दुल्ला सुबह जलाया, उसका बाद बंद ही नहीं किया, एक महीना से कोयला खाना बनाया हो जाता है, फिर कोयला डाल देता है, मतलब दोपहर में पूरा एकदम लो लो तावा कर रहा है, फिर शाम में कोयला देके फिर जला लिया, काम कर लिया। है ना, उससे क्या हो रहा है, वो उपयोग हो रहा है उसका, वो तो बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए हमको संसाधन का क्या करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना है। क्या करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना है। तो यहाँ देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या संसाधन नियोजन जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। अगर संसाधन नियोजन नहीं करेंगे ना, तो पता चला झारखंड में लोग कोयला का उपयोग कर लेगा, बिहार में कोयला का नसीबे ना होगा। होगा क्या? तो कोई लोग बचा के रखेगा तब ना। मान लीजिए, अभी आप समझिएगा मेरे बातों को, अभी कोई चीज है जिसे कोयला, अभी आप देखिए कोयला अभी यूज किए हैं, आप कोयला का इतना धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, इतना धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं कि आने वाला समय में कोयला रहेगा ही नहीं। तो बच्चा आपका देख पाएगा? चलिए, आपका बच्चा देख लिया, क्या आपका बच्चा का बच्चा देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? आपको बच्चा का बच्चा देख क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि बच्चा का बच्चा इसलिए देख पाए क्योंकि दादाजी उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया, यूज किया कोयला का, बूढ़ा हो जाएगा पकड़ लिया, बहुत ज्यादा क्या किया, यूज किया, जिस कारण से उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। तो संसाधन नियोजन किसका करना चाहिए? और नवीकरणीय संसाधन का। किसका? अगर कोई वो नवीकरणीय संसाधन, जैसे पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम खत्म हो गया तो हवा पिएगा सब, आए ना। तो इसका हम लोग क्या करना चाहिए, संसाधन नियोजन करना चाहिए। क्या प्रकृति का संसाधन नियोजन करना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो प्रकृति का संसाधन नियोजन जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को हम लोग बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काट रहे हैं, बहुत ज्यादा विनाश कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति का भी संसाधन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आने वाला समय में बहुत ही संकट स्थिति पैदा हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति का भी संसाधन नियोजन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? एक अच्छा हमको बात याद आता है, समझिएगा मेरे बात को। एक एग्जांपल लेके, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भारत का कृषि व्यवस्था उतना ज्यादा अच्छा था नहीं, भारत का। तो उस समय गेहूं जो है ना विदेश से आया करता था, तो अमेरिका जो है, खचड़ा अमेरिका, वो क्या करता था, बहुत ही जो घटिया क्वालिटी का जो गेहूं था वो भारत पहुंचा देता था, जो वहां पे कोई नहीं खाता था, उसको यहाँ पे पहुंचा दिया जाता था। तो ये बात जब पता चला, बड़ा दुख हुआ। अगर आप वही खाते हैं, अब वही पहुंचा रहे हैं, तो दुख नहीं होगा। अगर आप अच्छा खा रहे हैं और आप भेज अगर गलत रहे हैं, कुछ फालतू, मतलब कि आप अनाज भेज दे रहे हैं जो आप उपयोग नहीं करते, तो बहुत बुरा लगेगा। एक गरीब के यहाँ जाइए, बेचारा भूसी वाला खा रहा है, जो चावल नहीं होता, टूटा हुआ चावल, खुद्दी वाला चावल खा रहा है, वही आपको खिला रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा वो नहीं करता है, खुद टूटा हुआ खाएगा, आपको अच्छा खिलाएगा। अगर कहीं आप ऐसे जगह पे गए हैं जो खुद अच्छा खा रहा है, आपको नहीं खिला रहा, तो आप वहां नहीं जाना पसंद कीजिएगा, आप उससे रिलेशन रखना पसंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको अहमियत नहीं दे रहा। उसी तरीके से उस समय का बात था। तो अमेरिका क्या कर रहा था कि उस समय हम लोग को, तो ये बात लाल बहादुर शास्त्री को बहुत बुरा लगा, जो कि लगना भी चाहिए, गलत नहीं था, एकदम सही बात था। तो वो सोचा कि अब हम क्या करें, एक ही उपाय है कि जो मिल रहा है उसी पर हम लोग क्या करें, आगे कंटिन्यू करें, या फिर हम अपने आप को कृषि में आगे बढ़ाए। हमको गेहूं के लिए तरसना पड़ता है, तो क्यों ना हम गेहूं का ही उत्पादन करना शुरू कर दें। तो लेकिन उत्पादन करेंगे बाबू, ऐसे नहीं। अगर हम उत्पादन करेंगे तो क्या तुरंत हो जाएगा, क्या महीना हो जाएगा? नहीं ना।
तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, जो मेरे पास भंडार की अवस्था क्या कहते हैं वो अनाज है, उस अनाज का अगर उपयोग लिमिटेड है और उसी अनाज को हमको 6 महीना तक उपयोग करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसी जो अनाज मेरे पास स्टोर है उसी अनाज का उपयोग हमको 6 महीना तक करना है, तब जाकर के और फसल लगाएंगे घर में क्या कहते हैं खेत में, और तब जाके जब फसल कटेगा तब जाकर के मेरा हर एक जरूरत को पूरा हो पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर वहां का सब लोग साथ नहीं दे और कहेगा कि नहीं ऐसा है, जिसके पास पैसा है वो सब खरीद लेगा और जैसे मन तैसे खाएगा, 2 गो खाएगा 4 गो फेंकेगा, 2 गो खाएगा 4 गो फेंक के सब खत्म कर देगा, तो क्या 6 महीना चल पाएगा? जब 6 महीना नहीं चल पाएगा, 2 महीना 3 महीना में खत्म हो जाएगा, तो पहले तो हुमच के महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि अमीर लोग खरीद लेगा, उसके पास पैसा है। दुकानदार भी जब जान रहा है कि जो मेरा 100 रुपया में ले रहा है वो हम काहे प्रयास हम गरीब को बेचे, उसको प्रॉफिट चाहिए, गरीब का जाएगा कहाँ पे, गरीब को नसीब होगा वो नहीं हो पाएगा। उस समय अगर हम उसी संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें, कुछ नियम कानून का पालन करें कि जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग कीजिए, नंबर 1, अनावश्यक उपयोग नहीं कीजिए, नंबर 2, नंबर 3, कोशिश कीजिए चावल खाइए, थोड़ा रोटी कम खाइए, बच्चों पर ज्यादा दीजिए, बच्चा जरूरी है, लेकिन जो एक बार रोटी अगर नहीं भी खाए, अगर आप निगलेक्ट कर सकते तो कर दीजिए। तो ये लाल बहादुर शास्त्री एक बार रिक्वेस्ट किए थे पूरे भारतवासी से और बोले थे कि हम भी ऐसा करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनका बात सबको माना और एक नतीजा ये हुआ कि वो जो इकट्ठा था, जो भंडार था, वो एकदम ठीक समय तक रहा, कोई इशू नहीं हुआ वैसा, और वहां के लोग बहुत सपोर्ट किया। तो ये क्या हुआ, एक नियोजन, एक अलग विधि व्यवस्थित रूप से चीजों को अच्छे से किया गया, ताकि क्या हुआ कि यहाँ पर गेहूं का नियोजन हो सका, गेहूं का अच्छे से भंडारण हो पाया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, जिससे क्या हुआ कि गेहूं का कभी भी किल्लत नहीं हुआ। और जब 6 महीना बाद हुआ तब खाओ, खूब खूब खा लो, बर्बाद फिर भी नहीं करना है, ये भी है। अगर 6 महीना बाद गेहूं हो भी गया है बहुत ज्यादा मात्रा में तो बर्बाद नहीं करना है, खाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं खाते थे अब खाओ, आप बच्चों के लिए छोड़ देते थे अब आप भी खाइए, पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बर्बाद नहीं करना है। आपके पास है, आप भंडार करके रखिए, उसको काम आएगा भविष्य में। कई बार अकाल भी आता है, कई बार सुखाड़ भी आता है, कई बार बाढ़ आता है, तो दिक्कत हो जाएगा, उस समय आपका काम आएगा। तो ये बड़ा अच्छा था। उसी तरीके से अगर कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और पैसा भी है मेरे पास और खूब यूज कर ले, तो आने वाला समय के पास पैसा तो रहेगा, संसाधन नहीं रहेगा, तो खरीदेगा कपाड़, बात समझो, हाँ ये ना। तो इसीलिए संसाधन का नियोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन जरूरी है, संसाधन नियोजन जरूरी है, और संसाधन नियोजन में हर चीज का संसाधन जरूरी है, हर संसाधन का नियोजन। कैसे, प्राकृतिक नियोजन भी करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का नियोजन जरूरी है। कैसे, अगर हम प्राकृतिक संसाधन का नियोजन नहीं करेंगे, प्रकृति को इसी तरीके से काटते रहेंगे, तो आने वाला समय में प्रकृति ही नहीं रहेगा, तो हम लोग का अस्तित्व खत्म। आज देख लो एसी का इंस्टॉलेशन कितना ज्यादा हो रहा है, कूलर कितना ज्यादा खरीदा रहा है, ये देख करके हम लोग अपने आप का अपने आप को मानते हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट है ये, डेवलपमेंट का निशानी है नहीं। अब तो एसी फ्रिज रेंट पे मिलने लग गया, रेंट पे, हाँ, गर्मी भर ले आओ, पैसा पे करो, फिर दे दो, रेंट पे मिलने लग गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति संसाधन संसाधन को इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना, पृथ्वी का सामान्य ताप से अधिक गर्म हो जाना, पृथ्वी पर जो उष्मा आ रहा है ना वो उष्मा बाहर निकल नहीं पा रहा, हर साल कुछ डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। ये चिंता का विषय है। जिसके पास पैसा है वो एसी लगा लेगा, कूलर लगा लेगा, सब चीज लगा लेगा, गरीब लोग कहाँ चला जाएगा। गरीब का झोपड़ी का घर है बेचारा, बगल से बड़का रोड ले आया है और सब प्रकाश का परावर्तन वहां हो रहा है। अगर वहां पे रोड नहीं होता, खेत खलियान होता, वो प्रकाश का अवशोषण करता, पानी प्रकाश का अवशोषण करेगा, वहां पे खेत खलियान होता, पानी का मात्रा होता, वहां पे वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता, और आपको 9th में पढ़े वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है, वहां ठंडक उत्पन्न होता।
हम बना दिए हाईवे, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, बड़की सा हाईवे बना दिए हैं। हाईवे के बगल में जमीन है, जरूर वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन अगर उस हाईवे के बगल में जो घर बना रहा है, झोपड़ी का घर है, बेचारा वो बाहर निकलेगा और सारा धूप पड़ रहा वही चौड़ा वाला रोड पे, और चौड़ा अलकतरा का रोड है, वो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता, प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन करता है। ऊपर से काला रंग, काला रंग तो पूर्ण अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित करेगा और विकिरित करेगा, चारों दिशाओं में फैलाएगा, परकिरणन का घटना वहां होगा, और अगल बगल में जो रहेगा एकदम चिलचिला जाएगा पूरा का पूरा। जिसके पास पैसा है वो बना लेगा बिल्डिंग, लगा लेगा घर में एसी, कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज, मस्त चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब रहेगा उसका क्या होगा? तो ये क्या हो रहा है? प्रकृति का दोहन होने के कारण हो रहा है। हम रोड बनाए, कोई दिक्कत नहीं, रोड बनाना बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम 7 और 7 पेड़ पौधा भी तो लगाइए। संसाधन नियोजन का एक बहुत अच्छा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग जो नियोजित नहीं कर रहे हैं संसाधन को, इसका क्या परिणाम हो सकता है आप ये देखिए। हम इस पे ज्यादा थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है। अब ये देखिए, चिंता का विषय यहाँ पर है। आप लोग को मालूम, ये भारत का नक्शा, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे क्या है बाबू? राजस्थान। यहाँ पे थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार। ये थार मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल पूरा का पूरा मरा हुआ भूमि है, और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत क्या करता है, इधर से जो गर्म हवा चलता है, ये गर्म हवा और इधर से बल्लू को जो लेके जाता है ना, ये अरावली पर्वत रोक देता है, जिस कारण से इधर का जो क्षेत्र है वो हरा भरा, बढ़िया, प्रदूषण मुक्त हो पाता है, बढ़िया से रह पाता है इधर वाला क्षेत्र। अरावली पर्वत कितना वरदान का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये अरावली पर्वत क्या कर रहा है, कंपनी जो है ना, गिट्टी बनाने के चक्कर में अरावली पर्वत को ढा रहा है, जिस कारण से अरावली पर्वत में लीकेज आ गया। क्या आ गया? लीकेज। इस तरीके से पास बन गया, काट दे रहा है ना, पर्वत को काट दे रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, इधर से यहाँ पे जो डस्ट है ये इधर इंटर कर जा रहा है, जिस कारण से ये जो मरुस्थल ये धीरे धीरे अब आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आने वाला समय में आगे का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा, समझो। वो लोग कहाँ जाएगा? इधर की ओर शिफ्ट होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये वाला क्षेत्र आगे हो रहा है। अब हम लोग स्टैंड क्या लिए हैं कि अब हम लोग यहाँ पे दीवार देंगे। क्या देंगे? दीवार। अब हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? कोई दीवार देंगे, काहे? ताकि इधर से नहीं प्रवेश कर सके। लेकिन दीवार कौन सी का? पेड़ का। किसका देंगे? पेड़ का। यहाँ से 5 किलोमीटर चौड़ाई का हम लोग पेड़ का दीवार बनाएंगे यहाँ पे, ग्रीन। जिससे क्या होगा कि ये पहला तो वॉल का काम करेगा, रोकेगा, दूसरा हरा भरा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये स्टैंड अब उठा रहे हैं। ये तो वही बात हो गया, पहले खूब बोल रहा था कि सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, जब फेफड़ा जल गया, जब 2 से 3 दिन का समय बचा, तब हम लोग छोड़ दिए कि अब न पियेंगे। तो कोने कर्म का हुआ। जब पहले से बोला जा रहा था कि शराब मत पियो, लीवर खराब हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, बाल बच्चा सब कहीं सब रोड पे आ जाएगा, लेकिन नहीं छोड़े। जब सब चीज हो गया तब छोड़ रहे हैं, तो क्या फायदा? वही चीज यहाँ हो रहा है। अरावली पर्वत वरदान का काम कर रहा था, देख लो क्या हो गया, अरावली पर्वत को ढा दिया। है ना? तो अब हम लोग सोच रहे हैं ना, सोचना पहले जहां। एक बात बता, क्या फायदा हुआ? ये कितना 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है मालूम है? कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो यहाँ पर कर रहा था उसको यहाँ बंद करता गिट्टी, कहीं और जगह पे, ऐसी जगह से हम लोग निकालते गिट्टी जहां का पहाड़ को उतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं हो, उपयोग नहीं हो, ऐसी जगह पे हम लोग पहाड़ का चयन करते। जब इसका इंपोर्टेंस मालूम था तो यहाँ पे क्या जरूरी था अरावली पर्वत के साथ छेड़छाड़ करने का? हाँ, ये ना तो है। बताओ, जितना पैसा कमाएगा नहीं, आप वापस से लगाओ, यही ना हो गया। लेकिन जो काम मेरा पहाड़ कर सकता था वो काम पेड़ पौधा कर पाएगा नहीं ना। पेड़ पौधा का हाइट कितना होता है ये बताओ? एक पहाड़ कितना हाइट होता है? बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। पहाड़ जैसा हाइट होता है? नहीं होता है। अगर यही निरंतर रहेगा, मान लो हम 5 किलोमीटर का दे दिए, पेड़ दे दिए, डस्ट आ रहा है, वही पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, वापस से पड़ रहा है, कंटिन्यू पड़ रहा है, तो पेड़ का क्या हो जाएगा? पत्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा डस्ट से, और वो पेड़ वापस से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि पत्ता अगर हरा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा,
तब ना पर्णहरित क्लोरोफिल सब दिखेगा, और वो प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो पेड़ अपना भोजन बनाएगा, सब कुछ करेगा, अपना विकास करेगा, लेकिन वही बंद हो जाएगा ना, डस्ट हम लगा दिए पूरा, तो वो मर जाएगा देखना। तो पहाड़ जो काम कर पाएगा वो नहीं कर, पहाड़ का ऊंचाई ज्यादा होता है। और अरावली पर्वत हम लोग पढ़ते हैं मैप में, तो समझ लो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो वो छोटा मोटा और इतना कम इंपॉर्टेंट वाला, बांका वाला पहाड़ नहीं पढ़ते जल्दी। जब बिहार पढ़िएगा तब बांका का पहाड़ पढ़िएगा। अदरवाइज अगर आप भारत का नक्शा पढ़ रहे तो इंपॉर्टेंट आप जो इंपॉर्टेंट अगर पहाड़ उसको पढ़ते हैं हम लोग। किरथर क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, किरथर हो गया, बहुत सारा पर्वत इधर से बहुत सारा पर्वत है ना। ऊपर में है क्या कहते हैं, काराकम व्योमा है, जास्कर है, पीर पंजाल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट से पर्वत वो सब पढ़ते, क्यों, जो उसका ऊंचाई है, जिसका इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये नतीजा है संसाधन नियोजन नहीं करने का है। क्या पेड़ पहाड़ पर्वत संसाधन नहीं है, वो भी संसाधन, लेकिन हम लोग बचा पाए नहीं बचा पाए, जिसका अभी देखो परिणाम ये है। आप कहिएगा हम लोग तो सर बिहार में रहते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत होगा, एकदम दिक्कत होगा, इसका असर होगा। अगर क्या कहते हैं, गंगा नदी के किनारे अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आने के कारण सब लोग इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर का डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो दिक्कत नहीं हुआ, उसको भगा देंगे नहीं ना। भाई पैसा है, रह रहा अपना घर बना रहा है, आप नहीं कर पाए कुछ तो क्या मतलब हुआ, वो आके करके चला गया, होता है कि नहीं। आपके पास नहीं था उतना, आप छोटे से घर में रह रहे हैं, आपके बगल वाला जमीन पड़ती था, वहां क्रिकेट खेलते थे, आया वो खरीद लिया, उसके पास पैसा था, ले हो गया, हो सकता है कि नहीं। तो बताओ अगर हम संसाधन का नियोजन नहीं करेंगे तो दूसरे को तकलीफ होगा। अब झारखंड, झारखंड का कोयला जो है, अभी संसाधन नियोजन का एक अच्छा सा एक और एग्जांपल दे रहे हैं, झारखंड कोयला में आग लग गया नीचे, पूरा का पूरा झारखंड जल रहा है। झारखंड का धनबाद झरिया, वहां का बच्चा से पूछो, हम तो गए हुए वहां पे, वहां की स्थिति तुम देखो ना, अगर आप जाइएगा ठंडी में लगेगा जन्नत, जन्नत नहीं है वो, आप वहां के लोगों से पूछिए वो क्या है। अरे भाई अगर घर में आप चूल्हा जलाते हैं ना, पत्ता जलाते हैं, कत्ता मतलब धुआं निकलता है, वहां धुआं भी निकलता है, हम लोग वो नहीं देखते हैं। वहाँ क्या हाल है, वहाँ तप रहा है गर्मी में, तुम यहाँ पे ही बात बोलो, भट्टी के जस्ट बगल में है, वहीं पे सोना, क्या हाल होता होगा उस मतलब कि झारखंड के लोगों का, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते बाबू, कल्पना नहीं कर सकते हैं। कंडीशन समझो, पहला वो बिहार के नीचे है झारखंड, तो विश्व रेखा के पास हुआ, गर्मी ज्यादा। दूसरा कोयला है, अब वो जल रहा है, तप रहा है वहां का भूमि, अब वहीं पे लोग है, वो तो ठीक है चलो भाई कोई नहीं, हम जिंदा रहे, जले कुछ नहीं, हम सरवाइव कर ले कोई, लेकिन यहाँ पे ये है कि कखनी ढह जाएगा, अंदर कोयला खोखला हुआ नीचे ढह गया, जा कोई भरोसा नहीं है। वहां पे जब वहां का कोयला निकालने के लिए जब ब्लास्ट किया जाता है तो वहां का घर कांप जाता है, कई लोग का घर में दरार आ जाता है, बढ़िया बढ़िया घर में दरार आ जाता है। तो वहां का ये हाल है। हम लोग भाग्यशाली हैं, कभी सोचिए इस सब चीज के बारे में। संसाधन का दोहन करने के पहले एक बार जरूर सोचिएगा, जिस चीज का भी दोहन कर रहे हैं उस चीज के लिए कोई लोग तरप रहा होगा, वो चीज किसी लोग को नहीं मिल रहा होगा, कितनों पैसा पे कर दे फिर भी नहीं मिलेगा। समझिए, कमल नगर में देखो पानी क्या है, बह रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं कभी, बह रहा है, सुविधा है। और वही तुम वारसिलीगंज के पास जाओ, वहां पर लोग डब्बा लेके दौड़ रहे हैं, वहां पर वारसिलीगंज में डब्बा लोग के लोग दौड़ रहा है, देख लो अंतर। ये क्या हुआ, संसाधन नियोजन हुआ, संसाधन का दोहन हुआ, आने वाला, अरे भाई कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा है, उस पानी में कितना खर्चा लग रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट तो कम पैसा ले रही है तो चलो बहने दो, अगर ब्लॉकेज कर दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो आगे वाला जो आगे है जिसको जरूरत है वो यूज नहीं करेगा, करेगा भाई पानी नहीं, हम देखे हैं इस चीज को। वारसलीगंज में देख लोग टोटो से जाता है पानी लाके लेके आता है, ये ठकुरबाड़ी से लाता है ना, पूछो लाता है कि नहीं बाबू। और वही अगर पाइप दे देगा तो वो लोग इस पानी का सम्मान करेगा, और सही में उसी को जरूरत है, यहाँ नहीं देना चाहिए था, वही जरूरत था, क्योंकि वहां पे लोग अपना सबमर्सिबल नहीं करा सकता, वहां का लोग अपना चापाकल नहीं करा सकता, अगर करा सकता था तो पागल कुत्ता काटा अभी तक नहीं काटा करा पाया है, पैसा ही नहीं है उतना पास लोग के पास। समझिए, ये तो खुद छोटा सा घर में रह रहा है जो कि दादाजी के द्वारा दिया गया है, ये दादाजी का जो है, ये पापा को उसी में आराम से रह रहा है। पैसा उतना रहता तो आराम से पहले आदमी बेसिक नीड को पूरा करता, जैसे कपड़ा हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, इस सब का जरूरत पूरा करता, उसके बाद फुटा नहीं झाड़ेगा, कार लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, ये लेना वो लेना, उसके बाद वो नहीं है बेसिक नीड। आप यहाँ देखिएगा ना बहुत दया आएगा,
पानी बहता है। आप देखिए एक जगह का बात नहीं है यहाँ पे, कभी आप देखिएगा कंटिन्यू यहाँ पूरा का पूरा गली देखिए और सब जगह देखिए पूरा का पूरा पानी बह रहा है कि नहीं? बहुत चिंता का विषय है ये। इसी को कहते हैं, इसीलिए पढ़ना है संसाधन नियोजन, क्योंकि संसाधन नियोजित हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या भाई? पानी है ठीक है, भूम जल में पानी है मेरे पास, पृथ्वी के नीचे पानी है, लेकिन लिमिटेड है ना। अब हम खूब, मेरे पास टेक्नोलॉजी, हम खूब निकाल लिए, सब पानी ऊपर निकाल करके स्विमिंग पूल में एक के बार में नहाए, फिर बहा दिए, फिर एक के बार में नहाए बहा दिए, तो क्या हुआ? संसाधन नियोजन हुआ? विवेकपूर्ण उपयोग हुआ? जो हम एक बाल्टी से नहा सकते हैं उसके लिए हम 10 टंकी से नहा रहे हैं, तो संसाधन नियोजन हुआ क्या? कहाँ हुआ संसाधन नियोजन? संसाधन नियोजन का मतलब होता है विवेकपूर्ण उपयोग। और इस बात का भी ध्यान रखना कि आगे वाला पीढ़ी या आने वाला पीढ़ी वो भी उसका उपयोग कर सके, उसका लाभ उठा सके, ये संसाधन नियोजन है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए खैर, अगला है बाबू संसाधन संरक्षण। जब समझ गए संसाधन नियोजन जरूरी है तो उसका संरक्षण भी करेंगे ना, नहीं करेंगे तो उसका संरक्षण पे भी बात करेंगे। तो इसीलिए अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। क्या है? संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन को बचा के रखना है और उसका उपयोग अच्छे से करना है। जैसे एग्जांपल लेते, समझो मेरे बात को, आदमी के घर में जब लाइन आता है ना तो सब चला दिया है, पंखा चला दिया है, कूलर चला दिया, सब चला रहा है आराम से, और जैसे लाइन जाता है बता देता है कि अब लाइन कल आएगा, आज नहीं आएगा, तुरंत बोलता है रे वो पंखा की जरूरत, चल यहाँ बैठ, वो पंखा बंद रहेगा। होता है कि नहीं? मोबाइल चार्ज है, मोबाइल गेम खेलता ले दूँ था, चार्ज फिर कैसे होगा? वो होने लगता है कि नहीं? तो देखो जब लाइन था उस समय संसाधन का दुरुपयोग, लाइन जाने के बाद तब जो हो रहा है ना वही समझ लो संसाधन नियोजन है। क्या है? संसाधन, क्योंकि उसी के बाद आदमी विवेकपूर्ण उपयोग तो कर रहा है। समझो इन्वर्टर अगर चार्ज है तो उपयोग तो हो रहा है। जहां चार को अलग अलग लोग, चार आदमी चार जगह बैठा है, चारों पंखा चलाया, वहां चारों लोग एक ही जगह बैठ के एक पंखा चला लेगा। बात समझो, तो संसाधन का नियोजन हुआ कि नहीं हुआ? चार आदमी चार मोबाइल चला रहा है, समझो, वही एक आदमी मोबाइल चला करके सब देख लिया, काम हो गया, वही हुआ। फालतू का चला रहा है मोबाइल, कोई कर्म का नहीं है। लेकिन अब अगर चार्ज नहीं है तो आदमी रखेगा कि नहीं? कम से कम केकरो फोन आएगा तो रहने दो। संसाधन नियोजन यही तो है। तो संसाधन का संरक्षण करेंगे तभी संसाधन नियोजित होगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलिए आइए, जब स्कूल में देखिएगा जब भर बोतल रहता है, जब सबके पास पानी रहता है तो खूब पानी का बर्बादी करते हैं, आए ना, तने को पिए हम फेंक दिए। जब पानी नहीं रहता, तनिए को पानी रहता है, पानी रहने दो कंठ भिंगाएंगे, है ना, तब आदमी कंठ भिंगाने के लिए रखता है कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी बहुत अच्छा बात बोले हैं, सही बात है कि मनुष्य को पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा जो मिला गया है वो पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। समझ में? महात्मा गांधी के लिए ये स्टेटमेंट कहा गया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आदमी का लालच पूरा कभी नहीं होता है, चाहे कुछ भी आ जाए उसके घर में, होता है कि नहीं? तो इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के पास क्या नहीं, संसाधन का कमी नहीं होता था, लेकिन महात्मा गांधी फिर भी देखिए कितना साधारण जीवन अपना जिए कि नहीं? तो याद देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, चलो पढ़ाई तो करना ही, साथ में चीजों को समझना भी है। हम केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे ना, एग्जाम में आपको लिखना है, साथ में समझिए चीजों को। एक्चुअल में संसाधन नियोजन आप लोग को भी करना है, हम लोग को भी करना है। संसाधन को बचाने का काम हमारा भी है, आपका भी। संसाधन संरक्षित रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपका भी है, इस राज्य का भी है, और इस पूरे राष्ट्र का है। समझ में आ रहा है क्या? अगर भारत सोच लेगा कि हम कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे, और चाइना सोच लेगा हम तो करेंगे, तो उड़ के तो इधरों आएगा। अरे हाँ या ना बोलो ना रे। आप बोलिएगा कि हम कोई कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन बगल में फैक्ट्री खुला है, खूब गैस छोड़ रहा है, खूब गैस धुआं निकाल रहा है, अब पूरा वातावरण में फैल रहा है, लॉस आपको है कि नहीं है? आपके घर के बगल में कोई खोल लिया है लूम, जनरेटर चला दिया है, तो आवाज आ रहा है कि नहीं? ध्वनि प्रदूषण आपको भी हो रहा है कि नहीं? यस यू नो? तो याद रखिएगा, तो इसीलिए केवल एक आदमी के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, सबको मिल के सोचना होगा। इंदौर शहर आज साफ सुथरा शहर में क्यों गिना जाता है? एक आदमी से हो गया, सब लोग जागरूक हुआ तब ना।
इंदौर साफ सुथरा है? मध्य प्रदेश का एक जगह है, शहर है इंदौर, बहुत साफ सुथरा शहर है। आज दुबई शहर साफ क्यों है? अरब जितना भी है वो साफ क्यों है? जबकि वहां पे तो रेत ही रेत है। क्यों? सब लोग वहां डिसिप्लिन है। अभी भी देखिए सिंगापुर साफ सुथरा मिलेगा, अदर अदर जो इसका नाम आप सुनते ज्यादा, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, आए ना, एम्स्टरडेम हो गया, नीदरलैंड हो गया, सब साफ सुथरा क्यों? क्योंकि वहां का लोग जागरूक हुआ, लोग जाना कि नहीं साफ सुथरा रहना चाहिए, नहर को बचा के रखना है, पर्यावरण को बचा के रखना है। इसलिए देखिए वह नहर कितना बढ़िया है, पर्यावरण कितना, पर्यावरण के बीच में सड़क बनाया गया, इको फ्रेंडली सड़क बनाया गया है। ये नहीं कि सबको कार दे दे, सब कार में घूमो, नहीं, कार में नहीं घूमना है। जो भी एकदम सेंट्रल सिटी है, सब सेंट्रल सिटी में बस चलेगा और इलेक्ट्रिक बस चलेगा। कौन सा बस चलेगा? इलेक्ट्रिक। अगर 10 आदमी कार लेके जाएगा तो समझ लो कितना जगह छेकेगा। और 10 आदमी अगर एक बस में बैठ जाएगा, 50 आदमी बैठ जाएगा, तो तनिको का बस में हो गया ला, क्या हो गया, कितना मस्त हो गया। कार ले गए, कार को लगाने के गल के झमेला झमेला है, उसके लिए पार्किंग बनाओ, स्पेस खाएगा कि नहीं? तुम यहाँ मार्केट चल जाओ गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके, मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तनिक यहाँ लगाया है घुसा, ये किसका बाइक है जी, हटाइए हटाइए यहाँ से जल्दी से, तो सामान का बांट लेगा। हाँ ये ना, टेंशन वहीं लगल रहेगा। और कुछ ऐसे ही चल जाओ, क्या मस्ती से सामान लेता है, कोई टेंशन होता है? ए भाई जेटिए हो, घुसने दीजिए हमको, मोटरसाइकिल आप हाथ में लगाइएगा। हाँ ये ना, तो याद रखना ये सब बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, जब संसाधन का संरक्षण जरूरी है तो क्या संसाधन केवल हम लोग सोचेंगे तो हो जाएगा? इसीलिए पूरा देश मिलकर के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देखा गया कि नहीं ये गलत हो रहा है हम लोग के संसाधन के साथ, आने वाला समय में आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए क्या किया गया, पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को लोग काटने लगा, तब ना पर्यावरण के लिए हम लोग क्या किए हैं, अनारक्षित क्षेत्र बना दिए हैं, रिजर्व क्षेत्र बना दिए हैं। हम जानवर को मारने लगे तब ना अलग अलग जू बना दिया गया है, सेंचुरी बना दिया गया है, जानवरों को एक जगह अलग रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो ये हम अगर कोई पर्यावरण को दूषित ही नहीं करेगा, पर्यावरण को मारेगा ही नहीं, लोग जंगल जाएगा, आराम से घूमेगा फिरेगा, वहां के वातावरण का आनंद उठाएगा, वापस आ जाएगा। तो सरकार पागल है, अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाएगा कि जाओ तुम जंगल को सुरक्षा प्रदान करो। जब जहां का लोग जंगल का सुरक्षा कर रहा है, वहां कोई सरकार के द्वारा कोई सैनिक या सिपाही का तैनात करना जरूरी होगा? नहीं। जब जान रहा है कि लोग अगर हम छोड़ दिए, वो जाके जंगल में गाछ काट देगा, जाके जंगल का लोग को मार देगा, जानवर को मार देगा, इसीलिए ना हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए, ताकि फॉरेस्ट को किसी तरह का हानि नहीं होना चाहिए। बात समझो, अगर आप लोग जंगल को नहीं दूषित करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, तो सरकार पागल है, काहे बनाएगी? अगर हम लोग, आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि हम लोग को साफ सफाई रखेंगे, सब साफ सफाई के मन में रह गया कि सब हम लोग साफ सफाई अपनी रखेंगे, तो सरकार काहे फालतू का नगर निगम लाएगी या फलना लाएगी, अपना खर्चा करेगी? सरकार काहे कानून बनाएगी कि थूकते हुए पकड़ाइएगा तो 5 जगह जुर्माना लगेगा, या क्या कहते हैं अगल बगल जगह पे पेशाब करते हुए पकड़ाइएगा 10 जगह जुर्माना लगेगा? हाँ ना, हस्ती कौन सी है पकड़ लिया, हस्ती है, ये सब नेचुरल है। लोग गया प्रेशर में रहता है, कहीं भी जाके दीवार गिरा देता है। हाँ ना, तो यहाँ पर सरकार को या फिर यहाँ पे कानून क्यों लाया गया, रेलवे सब में कानून क्यों लाया गया? लोग खा करके पुल के नीचे थूक देता था, चा वहां का लोहे सड़ा दिया, तब ना सरकार को या फिर रेलवे डिपार्टमेंट को ये कानून लाना पड़ा। अदरवाइज जब ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि हमको साफ सुथरा रखना है, तो क्यों लाएगा? फालतू का काहे लिखेगा? लिखेगा? नहीं लिखेगा। लोग जब देखने लगा कि पुल का उपयोग नहीं करता, ट्रैके को पार कर जाता है, रेलवे पटरी पार करके चल जाता है, तब ना लिखा गया कि रेल पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना प्लस 6 महीना का सजा होगा। लेकिन लोग अगर पुल का यूज करेगा तो काहे लिखेगा गवर्नमेंट, काहे जुर्माना लगाएगा? लगाएगा? नहीं लगाएगा। बात समझो, लोग देखता था कि ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता, ऊपर से सवारी करने लगता है, और ऊपर में सटा ना तो गया, सटला तो गईला, खत्म। तब ना यहाँ नियम लाया गया कि आप छत पे चढ़ के सवारी करना मना है, ट्रेन पे छत पे नहीं चढ़ना है। बात समझ में आएगा? सब चीज के पीछे कारण होता है। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विश्व शिखर सम्मेलन पहली बार किया गया।
विश्व शिखर किसको ध्यान में रखते हुए? पर्यावरण को। क्या करा? पर्यावरण को। क्या किया गया? पर्यावरण को संतुलित, ए बाबू ध्यान से सुनो नहीं तो पिटाइएगा। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 5 जून 1972 ईस्वी को, कब है? 5 जून 1972 ईस्वी को, ठीक है ना, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग थे नहीं, यहाँ पर अलग अलग देशों के प्रमुख थे। कौन थे? प्रमुख। प्रमुख का मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री हुए होंगे, राष्ट्रपति होंगे, जो इंपोर्टेंट पर्सन होंगे वो थे, ठीक है ना। आयोजित किया गया जिसे विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। तो ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा विश्व शिखर सम्मेलन क्या है, तो बोलिएगा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। किसको? पर्यावरण को। 5 जून 1972 ईस्वी को, 5 जून 1972 ईस्वी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसका? सम्मेलन का, जिसे विश्व शिखर सम्मेलन कहा गया। इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु पे था वो क्या था? पर्यावरण। कि हमको पर्यावरण को क्या कहते हैं, क्या रखना है? सुखी रखना है, सुरक्षित रखना है। किसको? पर्यावरण को। पर्यावरण से ही हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। हम रहे या ना रहे, पर्यावरण रहेगा। लेकिन अगर पर्यावरण जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हम ना रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आपका बाल बच्चा नहीं रहेगा। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। भगवान को खूब पूजिए, उससे ज्यादा पर्यावरण को पूजिए। कितना बेहतरीन हम लोग का संस्कृति बनाया गया है, कितना बेहतरीन हम लोग का धर्म बनाया गया है कि भगवान, उस समय के जो महान लोग थे वो जानता था कि आदमी दलिद्र है, वो जानते थे जो उसको सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, आदमी होकरे काटेगा। इसीलिए भगवान क्या किया उस समय, जब देखा कि पीपल कोई तरह का हमको फल नहीं देता है, लेकिन इसका इतना उपयोग है, लेकिन गधा लोग को मालूम नहीं चलेगा, इसलिए भगवान होकर हम घुसा दो। पीपल में भगवान घुसा दिया, लोग देखो पूजा करने लग गया। पीपल काटता है नहीं। लोग जब देखा कि तुलसी तनी को कहा झाड़ी समझ कर नोच देगा, उसका औषधि वाला लक्षण होगा नहीं मालूम चलेगा, जब तक बीमार नहीं पड़ेगा तब तक। बीमार पड़ेगा दूसरा यहाँ से लेके आएगा, और अपने घर में रहेगा तो कुछ काट देगा। इसीलिए बोला उसमें तुलसी माँ है, ताकि लोग यही बहाने अपना घर में तुलसी लगाए। और उसको यहाँ तक की जोर दिया गया कि अगर आंगन में एक तुलसी होगा तो घर परिवार सुखी संपन्न होगा, जो जरूरी है। कैसे? घर में कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, अल्लाह सब उदास हो जाता है, काहे बचवा बीमार पड़ गया, अरे तुलसी है तनी मनी तो वो करिए देता है, ठीक है, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार होता है, करिए देता है, एकदम बस बच्चा खेल रहा, भी खेल रहा, हो गया। हाँ ये ना, तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग, तो घर में आंगन में तुलसी होना जरूरी है। देखा बर गाछ का कोई एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज करे कोई फल नहीं देता है, कुछ खाते नहीं है आप कि रहेगा, हम केला खाएंगे तो हम अनार खाएंगे तो सेब खाएंगे, रहने दो। अमरूद गाछ तो आदमी रहने देता, काहे? अमरूद खाएंगे। आम गाछ रहने देता, आम खाएंगे। लीची खाएंगे तो रहने दो, नहीं काटो। लेकिन उसे को सोचेगा तनियो काटने के पीछे, काट जल्दी से धाई से, तुरंत मार देगा, आंगन से गायब कर देगा ओकरा। लेकिन नहीं, उसको भी काहे? दुल्हा है, वर गाछ पूजने लगा उसको। हाँ ये ना, उसके महत्व को बढ़ा दिया गया। पहले के लोग तो अभी भी पूज रहा है, लोग काटता है नहीं काटता है, मंदिर के बीच में आ जाएगा ना, उसके चारों तरफ मंदिर बना देगा बस वो। लेकिन वैसे नहीं रहेगा, बर गाछ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, वो पर्यावरण के लिए उपयोगी है। तो वहां के उस समय के लोग कितना दिमाग के थे, वो जानता था कि आदमी सब दलितर है, सब ये सब नहीं रहने देगा। तो मंदिर बन रहा, कोई और गाछ आ जाएगा ना, काट देगा अपना धाई से। लेकिन नीम आ जाए, बरगद आ जाए, नहीं काटेगा। काटता है? सोचो कितना दूर का सोचते थे उस समय के लोग। नीम काट देगा तो नीम का औषधि वाला लक्षण है, नीम में है कि नहीं? नीम में औषधि वाला लक्षण है। और आम ताम में कुछ ना है ज्यादा, आम खाली पल्लो काम आता है बिहार यहाँ में काहे? क्योंकि आम काट देगा तो फल नहीं खाएगा, तू ही समझो, तुमको लॉस है। लीची काट देगा तो तू नहीं खाएगा, हाँ ये ना, तुमको ना लॉस होगा उसे। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये सब किया गया था, ताकि पर्यावरण को आप बचा के रखे। और साथ उसका एडवांटेज था, तब ना पर्यावरण को बचा के रखने का जरूरत था। पीपल में बहुत एडवांटेज होता है, बर गाछ में बहुत एडवांटेज होता है। उस तरीके से कई सारा पेड़ है जो फल नहीं देता लेकिन उपयोगी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर भगवान घुसा दिया गया। अब यूरोप वाला सब जो है देश, यूरोपियन जो कंट्री है, वहां तो ऐसे ही पेड़ पौधा नहीं है ज्यादा, जो बहुत ऊपर में है, जो एकदम नॉर्थ पोल के सामने है, वहां ऐसे ही पेड़ पौधा नहीं है। और ऊपर से एगो क्रिसमस होबो करता तो वो आदमी झाड़ देगा ओकरो। लेकिन उसमें भी देखो कितना बढ़िया उसको बना दिया। भगवान नहीं होता है तो वहां पर उसको अलग चीज से जोड़ दिया गया है, क्रिसमस ट्री को। सेंटा है ना, बोलो हाँ ये ना, 20 मांगो भाई 20 मांगो, आएगा सेंटा, है ना। तो कितना बेहतरीन काम किया गया।
ये किसके लिए? संसाधन को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। नदी को लोग बर्बाद नहीं कर दे, नदी में जाके कुछ गलत काम नहीं कर दे, कुछ कचरा तचरा ना फेंक दे। इसीलिए उस समय का लोग क्या करता, जैसे नदी से टपता था ना, सिक्का फेंकता था, प्रणाम करता था। अभी भी ये परंपरा है। नदी जाइए, बहुत लोग जो अनपढ़ होता है वो सिक्का, अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ तो हम लोग जो सिक्का नहीं फेंकते हैं, और अभी फेंकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उस समय का सिक्का होता था किसका? कॉपर का, तांबा का, इसका सिक्का होता था। क्यों? और पता है आप लोग को कॉपर युक्त पानी पीना चाहिए हम लोग को, जिसको कहते हैं खनिज युक्त पानी, मिनरल वाटर कहते हैं। इंग्लिश में बोलिए मिनरल वाटर पी रहा था, अच्छा बात है। और अगर बोलिएगा हमारे पानी में आयरन मिला, आयरन लवन, आयरन मिनरल नहीं हुआ। आयरन भी तो अयस्क, हिंदी में अयस्क, इंग्लिश में मिनरल हुआ। कौन चीज ज्यादा मात्रा है? बस यही है, कॉपर युक्त पानी पीजिए, एल्कलाइन वाटर पीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, उसे सिक्का फेंकते थे। उस समय सिक्का किसका होता? चांदी का, तो तांबा का, उसका सिक्का हुआ करता था। तो वो पानी में घुल घुल के वो पानी जो है अमृत हो जाता था। लोग उसी पानी को पीता था। कितना एडवांटेज है, देखो दिमाग। भगवान को सिक्का नहीं चाहिए, उसी को भगवान बना दिया, गंगा माँ। क्यों? क्योंकि उसका पानी निर्मल है, कभी नहीं खराब होने वाला पानी है, कभी नहीं सड़ने गलने वाला पानी है। तो कितना माँ का उपाधि उसको दे दिया गया है। माँ इसलिए नहीं, क्योंकि वो अपने पानी से वो क्या करती, खेतों को सींचती है, जिससे हम लोग को भोजन मिलता है और हम लोग खा पी पाते हैं। तो माँ का काम की नहीं? हाँ है ना। हर एक नदी में देखिए वो खासियत होता है। सिंधु नदी को हम लोग बहुत ज्यादा, सिंधु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्यों? क्योंकि सिंधु पंजाब को सिंचती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं होता है। तो सिंधु को हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस दिए हैं, दिए कि नहीं दिए हैं? तो याद रखिएगा, हर नदी जो कि जिसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको माँ का उपाधि दिए है, बहुत सारा सम्मान दिए हैं, पूजते हैं उसको अभी भी हम लोग। यस यू नो। तो याद रखिएगा, ये पर्यावरण को बचाने का एक तरीका है। समझ में आ रहा है क्या? खैर चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए 5 जून 1972 को पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग भी छोटा सा काम किए थे, जिसका नाम रखा गया विश्व शिखर सम्मेलन। क्या नाम रखा गया? विश्व शिखर सम्मेलन। इसीलिए इसी दिन को हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 5 जून को तब किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। कौन दिवस? तो आपसे पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो इसी सम्मेलन के बाद पूरे विश्व में हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या? पक्का ना? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार 5 जून 1972 ईस्वी को पूरे देश के प्रमुख मिल करके एक सम्मेलन किया गया, जिस सम्मेलन का नाम रखा गया विश्व शिखर सम्मेलन। इसमें केंद्र बिंदु पे था पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को संरक्षित रखना। इसीलिए हर वर्ष 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरण का ही अंश है जल, मृदा, भूमि, पेड़ पौधा, जीव जंतु। जीव जंतु पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। हम लोग का भूमि मर नहीं जाए, हम लोग का भूमि मरुस्थलीय नहीं हो जाए, उसके लिए पर्यावरण जरूरी है। हम लोग का आने वाला कल अच्छा हो, इसके लिए पर्यावरण जरूरी है। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखे, पृथ्वी संतुलित रहे, इसके लिए पर्यावरण जरूरी है। पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़े, इसके लिए पर्यावरण जरूरी है। तो पर्यावरण कई रूप में जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक नदी का एग्जांपल लिए, नदी भी जरूरी है, नदी में सिक्का भेजते, अब नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सिक्का आता है गिल्लट का। किसका? गिल्लट। अलग अलग चीज का मिला करके उतना उपयोगी नहीं होता है, इसीलिए अब सिक्का नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं बोले कि आप सिक्का मत फेंकिए, मतलब सम्मान मत दीजिए। सम्मान अभी भी उतना ही कीजिए नदी का जितना कि करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ तुमको? क्या पंसुइया फेंकना चाहिए? हाँ, गरीब का भला होगा। चलो देखो, अगला समझिए, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। बहुत सारा लोग संसाधन को बचाने के लिए कई सारा कदम को उठाए। अगर गोदी में सूत जाओ, उधर चल जाओ, सूतेगा बकलवा कहीं का। मैडम है तुम्हारा? ट्रेन में सफर कर रहा है कि कोई और ला टेका के सूत गया? टेका के देख रहा, क्लास कर रहा है।
ऑनलाइन क्लास कर रहा है, मोबाइल में ऐसे लगा लिया है, सूद के कर रहा है बढ़िया से पकड़। सुनो, तो संसाधन संरक्षण के लिए बहुत लोग जो है ना कुछ अच्छा ही कदम उठा लेता है। जैसे पहला कदम उठाया गया था किनके द्वारा? मेघा पाटेकर के द्वारा, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा नदी के लिए एक अच्छा सा क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था। नर्मदा नदी नदी पे जो है ना एक डैम बनने वाला था, बांध। उस बांध का विरोध करने के लिए क्या किया गया था? मेघा पाटेकर के द्वारा क्या किया गया था? आंदोलन किया गया था। उसका नाम क्या है? नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान। बात समझ किसके द्वारा? तो बोलेगा नर्मदा बचाओ अभियान से कौन जुड़ा हुआ था? तो मेघा पाटेकर। कौन है? नाना पाटेकर नहीं रे, मेघा पाटेकर। क्या नाम है? मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बगुना किससे जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप लोग को मालूम होगा, पेड़ पौधा। ये किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण, पेड़ पौधा से। किसे? पेड़ पौधा से चिपको। हाँ, तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बगुना। सुंदरलाल भेगना नहीं, बगुना है, बहुगुना। क्या है? बहुगुना। ठीक है ना। चलिए, वर्षा जल संचय, पानी जो पड़ रहा है उसका वेस्ट ना हो, समुद्र में नहीं चल जाए, उसको इकट्ठा कर लेना। जैसे इकट्ठा करने कई सारा विधि है। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं? नीचे गड्ढा कर दो और सब पानी को गड्ढा में इकट्ठा कर लो, और कपड़ा धोने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, लेटरिन जाने के लिए उस पानी का उपयोग करो। है ना। अरे लेटरिन जाने के लिए तो मिनरल वाटर लेके जाएगा, एक जार लेके जाना 20 लीटर नहीं का गधा का है। कोई पानी बहा दो, खाली बहाने है ना रे, हो गया। हाँ ना, बरसा पानी एकदम मस्त है। तनी को बरसा पानी पीला पीला हो जाता है, नहीं हो जाता है, धुला जाता है ना प्रच्छद, उसके बाद आता है। हाँ हाँ, फिर धीरे 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 फिर तो बैठ जाता है नीचे, तो कपड़ा अपना आराम से धो लो, नहीं होगा। ये भी सिंचाई कर लो बाद में। हाँ ना, फूल तूल में दे दो, एकदम मस्त। सबसे ज्यादा तो वही यूज करने के लिए आदमी करता है, जमा करके रखता है, बहाने में काम आता है, नहीं आता है। हाँ? अरे हम की तरह से नहीं है, पर हम ना करते, हम भी तो ज्यादा करते हैं। तब क्या एकदम मस्त है वो पानी, तो और बढ़िया है, भगवान वाला पानी है। ए सुनो, सुनो, ए चलो, ए सुनो, तो याद रखिएगा, वर्षा जल संचय से क्या कौन जुड़ा है? संदीप पांडे। कौन? चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बेगुना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर। मेघा जल क्या कहते हैं, जल संचय से, वर्षा जल संचय से आ संदीप पांडे। वेरी गुड। चलिए, पर्यावरण हो गया। पर्यावरण हम लोग विश्व शिखर सम्मेलन कर दिए 5 जून 1972 को, ठीक है ना। पृथ्वी सम्मेलन, जो कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। एक और सम्मेलन क्या गया? क्या? पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम है? पृथ्वी सम्मेलन। ये किसके द्वारा क्या गया? अंतरराष्ट्रीय, यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके लिए? पर्यावरण और इसके विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है ना। पर्यावरण, उसका विकास कैसे करेंगे? जो दोहन कर दिए उसका अब हम वापस डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए फिर क्या किया गया? 1972 से ये शुरू हुआ। कौन सी? पृथ्वी सम्मेलन। कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। कौन सा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइएगा। तो याद है क्या? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 1992 में। नाम क्या था? रियो डी जेनरियो। रियो डी जेन रियो। ये कहाँ है? ब्राजील का जगह, ब्राजील का शहर है, ब्राजील का प्रमुख शहर। अब ब्राजील में ही क्यों किया गया इसको? क्योंकि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स। क्यों? ब्राजील में ही अमेजोन का जंगल है। दुनिया का सबसे घना और बड़ा जंगल कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ है? अब एक बात बताओ, जब ब्राजील में इतना बड़ा जंगल है, घना जंगल है ब्राजील में, कहाँ है? ब्राजील में, तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलता होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? अब ब्राजील करता है, तो क्या उसका लाभ हम लोग नहीं उठाते हैं? क्या वहीं रह जाता है? उड़ के तो सब जगह जाता है। तो ब्राजील ही एक ऐसा इकलौता ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको सबसे पहले जो है ना, इस सम्मेलन को वहीं रखा गया। कहाँ? ब्राजील में। जगह का नाम क्या था? जगह मतलब शहर का नाम क्या था? रियो डी जेनरियो।
आप आज जाइएगा, मैप लीजिएगा और ब्राजील खोज करके रियो डी जेनेरियो को क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। अगला क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा बार जो हुआ, कब हुआ था, 1997। 5 साल बाद होता है। कितना साल बाद होता है, 1992 के बाद 5 साल बाद क्या होगा, 1997 नहीं होगा, 5 साल बाद होता है। ये कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए। यूएसए का एक इंपॉर्टेंट शहर है, एक बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क है। बात समझ में आ रही है क्या, न्यूयॉर्क का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क शहर है जहां पे क्या हुआ था, सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था, चलिए। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद 2002 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक देश है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, लेकिन उत्तरी अमेरिका क्या है, महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका क्या है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका क्या है, देश है। क्या है, अफ्रीका का सबसे नीचे में एक देश है। महात्मा गांधी कहां ट्रेन से फेंक दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ, समझ में आया क्या, महात्मा गांधी को नहीं फेंक दिया गया था। तो महात्मा गांधी बहुत गलत किया, क्या कि नहीं, हाँ ना। चलो एक और बात पूछेंगे, पूछे। वास्को डी गामा जब आ रहा था तो सबसे पहले वो पुर्तगाल से निकला, फिर कहाँ रुका था, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप उत्तर महासांतरिप में। वो कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में तो है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ, हाँ। वही दक्षिण अफ्रीका में उसको एक वो क्या मिला था, व्यापारी मिला था। क्या नाम था, हाँ हाँ, अब्दुल हमीद। बात समझ में आ रहा है क्या, वही उसको क्या बताया था, भारत का रास्ता। नहीं पढ़ी है, तब भारत का रास्ता बताया था। क्या बताया था, भारत का। चलिए तो बोलिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1900। अगला, अगला पहला कहाँ हुआ, ब्राजील। कहाँ, ब्राजील का जंगल में हुआ होगा ठीक है, रियो डी जेनेरो शहर में, रियो डी। अगला कहाँ हुआ था, यूएसए में। कहाँ हुआ, यूएसए में। कहाँ में, उसके बाद कहाँ हुआ, दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण अफ्रीका में। क्या बात समझ में आया, दिमाग में गया, चलो ठीक है, दिमाग में गया है ना, दिमाग में, समझ में आया क्या। अगला समझिएगा बाबू, एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम रखा गया क्योटो सम्मेलन। क्या नाम रखा गया, क्यूट सम्मेलन नहीं है, क्यूटी सम्मेलन नहीं, क्योटो सम्मेलन। क्या है, क्योटो सम्मेलन। क्या नाम है, क्योटो। क्या नाम है, क्योटो सम्मेलन। ये काहे रखा गया, जब देखा गया कि अब ज्यादा लोग, इंडस्ट्री बढ़ रहा है। इंडस्ट्री क्या हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गैस। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो रहा है। ये भी एक चिंता का विषय था, ये भी क्या है, चिंता का विषय है। तो देखो, दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया। जापान का एक शहर है क्योटो, इसीलिए इसका नाम है रखा गया क्योटो सम्मेलन। क्या नाम रखा गया, क्योटो सम्मेलन। काहेला, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ ना, जहरीला गैस, इससे बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया 1997 में, 1997 में, जापान के एक शहर कहाँ पे, क्योटो में। कहाँ पे, क्योटो में, जिसका नाम रखा गया क्योटो सम्मेलन। इस सम्मेलन को विश्व सम्मेलन, सॉरी, पर्यावरण सम्मेलन, ये ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। आप समझो ये ग्रीन हाउस क्या होता है, जैसे ये पर्यावरण, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों तरफ का हम लोग का क्या है, वातावरण है। क्या है बाबू, वातावरण है। पृथ्वी से क्या आया, हम लोग का गर्मी आया, रेडिएशन आया, उष्मा आया। क्या आया, उष्मा। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो पिटा जाएगा। अब हम लोग पेड़ पौधा को, हम लोग क्या किए, पृथ्वी को टकला कर दिए, सॉरी, पेड़ पौधा गायब कर दिए। पेड़ पौधा क्या किए, गायब कर दिया। मेरा बात को समझो, है ना। जब हम पेड़ पौधा गायब करेंगे तो ये क्या आएगा, आया, और यहाँ पे हम बना दिए रोड। क्या बना दिए, बना दिए बिल्डिंग। क्या बना दिए, बना दिए पार्क। रोड बना दिए, सड़क बना दिए हैं, पार्क बना दिए, घर में ढलाई कर दिए हैं, चबूतरा बना दिए हैं। तो ये प्रकाश आया, प्रकाश आके क्या हो गया, परावर्तित हो गया। क्या हो गया, परावर्तित हो गया, और हम लोग के इन्वायरमेंट में ही रह गया। इन्वायरमेंट में, पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाया, पृथ्वी के अंदर
और उसी तरीके से प्रकाश का जितना भी आया ना, सब हम लोग के इन्वायरमेंट में ही रह गया और इसी इन्वायरमेंट में घूम रहा है। तो हम लोग का इन्वायरमेंट में घूम रहा है, तो वो गर्मी धीरे धीरे पैदा करेगा कि नहीं? उष्मा अगर निकल जाएगा, जैसे रूम हीट हुआ और हीट होने के बाद सब गर्मी निकल गया, तो क्या होगा? उष्मा निकलने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बोतल में हम गर्म पानी लिए और छोड़ दिए, छोड़े ना, तो हवा के कांटेक्ट में है वो पानी, जिस कारण से धीरे 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 क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। लेकिन वो पानी को हम डाल दिए किसमें? एक वो बोतल आता है मिल्टन टिल्टन का, वो बोतल कैसे बनता है? तो समझना वो बोतल कैसे बनता है। वो बोतल के अंदर एक ऐसे बोतल होता है और बोतल के ऊपर दूसरा बोतल होता है और इसके बीच में डाल देता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं होता, खाली रहता है, ढकर ढकर। ध्यान से सुनना कैसे काम करता है मिल्टन। तो ध्यान देना, क्योंकि देखो उष्मा कैसे कैसे जा सकता है? ये तो हवा से होके जा सकता है, ये तो वस्तु से सटा देंगे तो वस्तु से होके जा सकता है। लेकिन इसीलिए बुद्धि लगाया, अगर दोनों वस्तु को सटा देंगे ना, तो ये क्या होगा? हीट इससे वस्तु से होके बाहर चल जाएगा, बाहर जैसे जाएगा हवा कांटेक्ट में, धीरे धीरे ठंडा जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, अंदर वाला जो बॉडी है ना, इसमें ना वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, हवा निकालिए खींच के सब। हवा क्या क्या निकाल दिया और उसको अच्छे से रबर से टाइटली पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर कुछ अगर चाय वो रखे ना, तो हीट तो ये वाला बॉडी जरूर हीट हुआ, लेकिन ये हीट बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि हवा है ये नहीं है। हवा रहेगा तब ना रे, इसका बॉडी से हवा गर्म होगा, हवा से ये वाला बॉडी गर्म हो जाएगा, इससे गर्मी बाहर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए ये वाला जो बॉडी है ये ठंडे रहता है, अंदर में गर्म चाय रहता है। अब आदमी कहेगा कि लो चाय पी लो, ए ठंडा चाय रे, मार लेगा, मुंह से धड़क जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि अंदर वाला भाग क्या है? गर्म है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। इसीलिए इसको बोला जाता है वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क भी बोला जाता है, क्यों? कि उसके अंदर में क्या होता है? वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम होता है। कोई खास दिन हम आपको इसके बारे में अच्छे से फोटो दिखा देंगे, समझ में आ रहा है क्या? अभी बस समझिए, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसीलिए ढन्ना ढन्ना हल्का लगता है बोतल। क्या लगता है? हल्का लगता है। हाँ ये ना। हाँ, अगर आप ढेर पचका तचका दिए हैं तो देखते हैं ना, कहता है कि अब ना काम करता ही अब काम नहीं करता। काहे? पचका तचका दीजिएगा, पचका टचका दीजिएगा, इधर तो तनियो सटा तो हीट रिलीज हो जाएगा। और हीट रिलीज होगा, जो आपका 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे टिक जाता था, अब वो नहीं टिक पाएगा। कहेंगे 8 घंटा 10 घंटे के बाद फिर काय ठंडा जाता है, तो खोलिएगा ना उसको, तो उसमें हवा नहीं घुसा। बात समझो, तो हल्का हल्का हो रहा है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या? अब बिना खोले छोड़ दीजिए, काफी देर तक चलेगा। अब उसी से खूब पीजिए, तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? खैर चलिए, इसीलिए तो अब मेरा बात को समझो, ये हीट इसके अंदर रह गया ना। पृथ्वी में भी सेम उसी तरीके से कंसेप्ट मान लो। पृथ्वी का ये पर्यावरण है, पृथ्वी का ये क्या है? पर्यावरण। हीट आया लेकिन हीट बाहर नहीं निकल पाया, ना ही पृथ्वी के अंदर जा पाया। अगर हम घास घूस रहेगा, घास भूसा रहेगा, नॉर्मल सतह रहेगा, तो वो हीट, जमीन गर्म होगा, जमीन से नीचे चल जाएगा वो हीट। लेकिन हम बना दिए कौन चीज? प्लस्तर मार दिए, घर बना दिए, छत बना दिए, तो छत तिबा, तिबने के बाद छत फिर वापस से गर्मी भेजने लगता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है। इसीलिए छत के ऊपर ना गर्म हो जाएगा, पूरा इन्वायरमेंट, वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। पहले क्या ज्यादा धूप आता था, अब कम धूप आने लगा, या फिर पहले कम आता था अब ज्यादा? नहीं, धूप वही, सूर्य वही है। हम लोग झोल झापाटा कर दिए हैं, घर बना लिए हैं, सड़क बना दिए हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्लेग्राउंड अब नहीं रहने दिए। पहले पानी सूखता था, पानी वाष्प बन के उड़ता था, तरह जगह जगह पे पानी का स्रोत हुआ करता था। रे सुनेगा, जगह जगह पे गाछ वृक्ष होता था, गाछ उष्मा को अवशोषित करता है, पूरा प्रकाश संश्लेषण चाहिए करेगा, वो हीट को अवशोषित करता था, वाष्पोत्सर्जन करता था, इन्वायरमेंट ठंडा रहता था, क्योंकि पहले वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता था, अब वाष्पोत्सर्जन कम हो गया, इन्वायरमेंट गर्म हो गया है, लगाना पड़ता है एसी, लगाना पड़ता है कूलर। इसीलिए गाना भी एसी कूलर पे ढेर आने लगा, गर्मी बढ़ न गया है ना? है, पहले कूलर पे आता था, लगवा दी कूलर राजा जी, अब आ गया एसी राजा जी। नहीं आ गया है? राजा जी का है, डिमांड तो दूल्हे पूरा करेगा, भाई करेगा, पापा करेगा, बिहार करके भेज दिया बाप करेगा, डिमांड पूरा मार के दांते बसका देगा। हाँ ये ना, तो क्या पूरा करेगा? हाँ, दुल्हा। और दुल्हा में क्या, जो गरीब दुल्हा रहेगा वो करेगा, जो राजा दुल्हा रहेगा। समझ में आया क्या? इसीलिए का नाम है क्या? हाँ, राजा जी है, इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अरे गरीब दूल्हा कर पाएगा? तो तुम लोग अमीर दूल्हा बनेगा कि गरीब दूल्हा बनेगा? अरे तुम लोग डिसाइड करेगा कैसा दूल्हा बनना है, अच्छा दूल्हा बनना है। अरे वो तो बनेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, गरीब की अमीर, अमीर दूल्हा बनेगा, लेकिन दूल्हा बनेगा गधा कहेगा प्रियांशु तुम?
आए तुम रे, शर्मा रहा है गधा का। मने में बोल रहा है हम तो सबसे पहले एसी लगाएंगे। साधु बनेगा? बिहार का तू बात सोच लिया, साधु तो ना बनेगा, तू झूठ ना बोला। साधु भी बनेगा, तू कौन सा साधु बनेगा सब जान रहा है। तू कौन सा साधु बनेगा? तू बोला कौन रहे रे? नहीं वो सब साधु, मेरा स्टूडेंट ऐसा बनेगा बाप। ए चलो, तो ग्रीन हाउस समझ में आया? हाँ ही ना, कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रहा है ना, ऑक्सीजन का स्तर घट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रहा है, जिस कारण से पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और हीट अंदर नहीं जा पा रहा, हीट अंदर नहीं जा पा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए देखिएगा ना, पक्का वाला घर रात में बहुत ज्यादा तीपेगा, तीवे मतलब गर्म होगा रे। बकलोल ये सब नहीं बोलती है। एक मम्मी देखा ताबा तीबी किलो से चली रोटी बना, है ना? तीबने का मतलब नहीं समझ आया, गर्म हो गया है। तो बेकार बिहारी है बाप, यूपी जाओ। हाँ, हम क्या बोले, बेकार बिहारी है। चलो आइए अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो हर वो चीज जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या पशु संसाधन है? पक्षी है? अच्छा पशु का है कि मुर्गा काट के खा जाते इसीलिए, बकरी काट के खा जाते इसीलिए? अरे नहीं, क्योंकि वो उपयोगी है। क्योंकि अगर हम बात करें, सुनो हल्ला नहीं करो, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए उपयोगी है, पहली बात। दूसरा नंबर, अगर जैसे कि भेड़ है तो उसका बाल हमको काम करेगा ऊन बनाने के लिए, तो बहुत सारा उपयोग है इसका। बकरी का दूध उपयोगी होता है। अच्छा कलम संसाधन होगा? हाँ, होगा। 2 मिनट रुक जाओ, हमको कोई याद कर रहा है। हेलो, अभी हाँ शायद। चलो, किताब है कि नहीं है? है। मृदा, खनिज, जाल, ऊर्जा होगा या ऊर्जी नहीं होगा? ऊर्जा, कोयला, ये सब संसाधन। क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, आया हुआ मतलब बुक में क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर। यहाँ देखो संभावी लिखे हैं, यहाँ पे संचित कोश। संभावी क्या है? अस्तित्व ज्ञात है लेकिन मात्रा और गुणवत्ता ज्ञात नहीं है। मतलब मालूम है कि ये है, लेकिन कितना मात्रा में मालूम नहीं। जैसे हिमालय के अंदर खनिज है, कितना मात्रा में मालूम है? नहीं है, लेकिन है ना। हो सकता है कम मात्रा में, हो सकता है बहुत मात्रा में हो। अभी क्या हिमालय हटा के थोड़ी देखे हैं? आए ई की चद्दर के नीचे रखा हुआ पैसा है, हटा के देख लिया है, गायब नहीं हुआ है। ढक दो, नहीं है ना है। भाई हिमालय उठाएंगे कैसे? समझो, उधर खनन नहीं करना पड़ेगा, धीरे 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 खोदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, संचित कोष में क्या मात्रा और गुणवत्ता दोनों मालूम है। हाँ इनका की इकट्ठा रखे हम लोग, ठीक है। इस संभावी मतलब संभावना है, और यहाँ देखो संचित कोष मतलब ऑलरेडी स्टोर है। तकनीक, उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं, अगर उपलब्ध है तो निकाल नहीं लेते, आदमी तो राक्षस दलित रही है, भैंस निकाल लेगा। अरे हाँ है ना। अच्छा 2 मिनट, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान देना। तो इसको है ना उपयोग देखो, समझो ना मेरा बात समझो। पहला तो है ना, ये अस्तित्व इसका ज्ञात है, मालूम है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी नहीं, इसको निकाला नहीं गया है, और कितना मात्रा में हमको ये मालूम नहीं है। जैसे एक बात बताओ, अगर यहाँ से अगर हम कोड़े और यहाँ से पेट्रोलियम निकल जाए, तो ये तो पता चल गया कि अंदर पेट्रोलियम है, लेकिन ये कैसे पता चला कितना है? कितना का पता चल रहा है? हाँ ये ना, बात समझो। उसी तरीके से ये पता चल गया कि वहां पे खनिज है, लेकिन कितना है मालूम है? नहीं है। उसी तरीके से अब अगला तकनीक, तो इसको उपयोग करने के लिए अभी हमको तकनीक उपलब्ध नहीं है। उपयोग करने के लिए इसका तकनीक है, क्योंकि उसका उपयोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इसका मात्रा जैसे कोयला का मालूम है, एस्टिमेट कितना कोयला है, इसीलिए हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि इतना, अगर हम इस तरीके से यूज करें तो 4 साल 5 साल 10 साल में कोयला खत्म हो जाएगा, क्योंकि मालूम अंदाजा है ना कि कितना कोयला है। चलिए उपयोग की बात करें, अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब चीज हो गया। महत्व, भविष्य के लिए संभावित संसाधन, भविष्य में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य के लिए ये महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वर्तमान में करियर है और आगे भी तो करेंगे ही करेंगे अगर अच्छे से यूज किए तो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, संसाधन संरक्षण के लिए उपयोगिता को लिखे, ये उपयोग को लिखे, संसाधन संरक्षण का। संसाधन संरक्षण आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। अगर हम संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी इस चीज को म्यूजियम में देखेगा। कहाँ देखेगा? म्यूजियम में। कोयला तनी को रखा रहेगा प्लेट में, कहेगा ये क्या है? कोयला, इससे क्या होता था? खाना बनता था।
है ना, क्या है, आदमी को मालूम नहीं रहेगा। इसीलिए संसाधन का संरक्षण जो है ना आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, आवश्यक है। संसाधन का संरक्षण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर संसाधन संरक्षित रखेंगे, हम पेड़ पौधा को सुरक्षित रखेंगे, तो हम लोग का संसाधन हरा भरा रहेगा, हम लोग का पर्यावरण हरा भरा रहेगा, जो कि ओवरऑल हम ही लोग को बेनिफिट होगा। हम लोग को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक ठंडा वातावरण मिलेगा जो हमारे अनुकूल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, उतना गर्मी का एहसास नहीं होगा। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा बेनिफिट है। आयुर्वेदिक चीज़ मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फल फ्रूट्स मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अगला क्या, संसाधन का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप संसाधन का संरक्षित रखिएगा, अच्छा से रखिएगा, तो उससे क्या होगा, हम लोग का आर्थिक विकास होगा। क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि उसको हम लोग बेच बेच के पैसा कमा पाएंगे। हाँ ना, देखो आप पेड़ काट के आप खूब बनाइए, लकड़ी बनाइए, फर्नीचर का सामान बनाइए, साथ में पेड़ भी लगा दीजिए, तो अच्छा रहेगा ना। यस यू नो, तो ये जरूरी है। संसाधन के संरक्षण से परिस्थिति संतुलन बना रहता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग तो आराम से जाकर के पेड़ पौधा काट लेते हैं, लेकिन जीव जंतु तो पेड़ पौधा नहीं काटता, उसके चक्कर में तो हम उसका भी घर बर्बाद कर देते हैं। एक पेड़ काट दिया, बेचारा का घोंसला था, उसको भी हम नष्ट कर दिया। तो हम अपने लालच के चक्कर में दूसरे का कहाँ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं क्या, नहीं सोच रहे हैं। बोलो हाँ ही ना। अब हम जंगल काटने के चक्कर में बीच में गुफा आया, उसको भाग दिए, बीच में सांप का बिल आया, सबको तोड़ तहस नहस करके हम लोग आगे बढ़ गए, तो उसका तो हम लोग नुकसान कर दिए, है ना, बिना फोकट का। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम जरूर पेड़ पौधा काट रहे हैं, तो पेड़ पौधा का जंगल ही नहीं रहेगा, तो जीव जंतु रहेगा कहाँ। आप यही एक्सक्यूज दीजिएगा कि हम तो पेड़ काटे हैं, हम तो सर जानवर को नहीं मारे, लेकिन जानवर तो ओवरऑल मरेगा। क्यों, क्योंकि जब जंगल छोटा हो गया, जंगल से जैसे निकलेगा बाहर शहर में जाएगा, शहर में आदमी अपना जान बचाने चक्कर मार देगा, लो हो गया, कहानी खत्म। लेकिन जब जंगल बड़ा रहेगा, तो जंगले में रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी मौसी के यहाँ रहेगा, कभी दीदी के यहाँ रहेगा, कभी अरे अपना रिलेटिव जो उसका होता है वही हम बोल दिए, है ना, नहीं होगा। अरे एक कुत्ता है, उसका 2 बच्चा हुआ, तो अगर फीमेल है तो दोनों मौसी है ना होगा, ये उसका बच्चा के लिए नहीं ना होगा। चलो, संसाधन का संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक। सतत विकास क्या होता है, देखो बाबू, सतत विकास का मतलब होता है हम लोग का डेवलपमेंट एकदम धीरे धीरे आराम से होते रहे, कंटिन्यू होते, निरंतर होते रहे, इसी को कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं, सतत विकास। और मानव का सतत विकास होते रहना चाहिए। तो अगर संसाधन होगा, तो उससे क्या होगा, सतत विकास होगा। कोयला से हम लोग तरह तरह का चीज बना पाएंगे, पेट्रोलियम से और अलग अलग तरह का चीज बना पाएंगे। अगर मान लो उसी समय सब लकड़ी खत्म हो जाता, तो लकड़ी का लोग युग एक एक यूज कर पाता जलावन में, वो तो बाद में लोग रही, लकड़ी का तो फर्नीचर बन सकता है भाई, लकड़ी का तो बड़ा बड़ा चीज बन सकता है। तो जब था अवेलेबल था, तब ना आदमी एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ बना दिया। यस यू नो, अगर और रहेगा तो अभी लकड़ी से और भी कई सारा चीज बनाएगा, कई सारा उपयोगी चीज बनाएगा, हाँ ही ना। तो लकड़ी रहेगा तब ना। तो इसीलिए कह रहा है कि संसाधन का संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अगर रहेगा, इससे और भी विकास कर पाएंगे, और भी मूल्यवान चीज बना पाएंगे लोग। समझ में आ रहा है क्या, किससे, संसाधन से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका। अरे तकनीकी की बहुत भूमिका है। कैसे, अगर कोई भी चीज हम खनन कर रहे हैं, खनन करके निकाले, और निकालने के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग करते हैं, भरदूम उपयोग करते हैं। पहले निकालने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, बम से उड़ाते हैं, माइनिंग करते हैं, फिर निकालते हैं। निकालने के बाद साफ करने से लेकर के उसके हर एक विधि में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो याद रखिएगा, संसाधन के निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका है, तो बहुत भूमिका है। क्या है, बहुत भूमिका है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी भी एक संसाधन है, उससे फर्नीचर बनाए वो भी संसाधन। लेकिन लकड़ी से फर्नीचर बनाने में क्या हम लोग का ड्रिल मशीन लगा है, हम लोग का उसका क्या कहते हैं, उसको जो छिलता है, छिलने में कटर मशीन लगा है, बहुत सारा चीज लगा है, हाँ ना, हाँ बहुत सारा चीज लगा है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ध्यान सुनना, संसाधन निर्माण में तकनीक का भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी बनाया जाता है, और इसका उपयोग करके हम लोग अपने संसाधनों को क्या करते हैं, अपनी चीजों को जीवन उपयोगी यानी उपयोग के लिए और ज्यादा तैयार करते हैं। खैर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। बहुत जरूरी है प्राकृतिक संसाधन का, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, हाँ है ना। तो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसीलिए इसका संसाधन जरूरी है। क्योंकि अगर हम काट देंगे तो संसाधन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, जिससे क्या होगा, बहुत तरह का दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। बात समझे, बहुत सारा दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण करता है, हाँ है ना। प्राकृतिक संसाधन कई उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम बदल कपड़ा के लिए ऊन का उपयोग, ऊन करेंगे, क्या करते हैं, रेशम का, रेशम, हाँ कपड़ा के लिए रेशम का उत्पादन करना, कपास का उत्पादन करना, हाँ ये ना। अगर कोई सरसों का फैक्ट्री है, तो सरसों कहाँ से आएगा, खेती से ना आएगा। तो प्रकृति बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन
पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? यानी जहाँ जंगल हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, हर चीज हो, सबको मिला करके बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। कहीं जंगल कोई जीव जंतु ही नहीं है तो वो पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। हम लोग एकदम कंटिन्यू डेवलपमेंट करते जाए, इसके लिए जरूरी है। ये नहीं कि डेवलप करके बस वहीं रुक गए, ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, इसके लिए संसाधन जरूरी है। अपने मन से आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसको लिखिए। ये तो हम दे दिए, एक मोटा मोटा आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उस समय जो दिमाग में आएगा वो लिखना है आपको, ये रटना नहीं है। फिर बोल रहे हैं, एक बार पढ़ना है, अपने से चीजों को लिखना है, आप और भी क्या ऐड कर सकते हैं इसमें वो चीज देखना है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम लोग का जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया, संसाधन। ठीक है, अब हम आप लोग से कल कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप लोग जाइएगा, हाँ इसको जाकर अच्छे से रिवीजन कीजिए बढ़िया से। कल हम आपका पूछेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए आज के लिए इतना ही।